नमस्कार जी। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर हम देखें तो पृथ्वी को हम तीन मुख्य लेयर में या परतों में विभाजित कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर वाली परत होती है इसको हम कहते हैं कोर, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, या इसको भूपर पट्टी भी कहते हैं। इसकी जो चौड़ाई होती है ये एवरेज 30 किलोमीटर तक होती है। कॉन्टिनेंट पे यानी महाद्वीपों पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, और जो समुद्र होते हैं वहाँ पर इसकी चौड़ाई कम होती है। कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर तक मापी गई है, या कहीं कहीं पर ये 100 किलोमीटर तक भी इसकी चौड़ाई मापी गई है। बट एवरेज आप 30 किलोमीटर कह सकते हैं। ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है, एक लमसम आइडिया आपको होना चाहिए। तो भूपर्पटी जो है वो सबसे ऊंची परत है, सबसे ऊपरी परत है अर्थ की संरचना में या अर्थ के अंडार्धकाट में। उसके नीचे की जो परत होती है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक, क्रस्ट से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है, और इसको हम कहते हैं मेंटल। मेंटल जो होता है ये बीच वाली परत है। ओके, मेंटल। और सबसे नीचे वाली जो परत है वो 6370 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं कोर या क्रोड। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। तो पृथ्वी की संरचना में मुख्यतः तीन परतें होती हैं। वो होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट भी दो पार्ट में होता है। एक को हम कहते हैं, क्रस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है, यानी क्रस्ट क्या हो गया? अपर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। उसी तरीके से मेंटल को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ओके। और इसी तरीके से क्रोड को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, अपर क्रोड और लोअर क्रोड। यानी हर परत को हम फिर अपर और लोअर में विभाजित कर सकते हैं। अब अपर मेंटल और कोर को लेकर के, अपर मेंटल और कोर नहीं, क्रस्ट को लेकर के जो हिस्सा बनता है वो थोड़ा चट्टानी होता है, वो सख्त होता है यहाँ तक का हिस्सा, और इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। इस हिस्से को क्या नाम देंगे? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। ओके, मैं बदल लेता हूँ थोड़ा सा। लिथोस्फीयर, इस हिस्से का नाम है लिथोस्फीयर। और ये जो कोर होता है, वो कोर में जो अपर कोर होता है, ये अपर कोर लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि लोअर कोर जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। मेंटल में अपर मेंटल तो सॉलिड होता है, लेकिन लोअर मेंटल जो होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और लोअर मेंटल को ही हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। ओके। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल में, अपर मेंटल तो सॉलिड होता है, पूरी तरीके से सॉलिड होता है, और वो क्रस्ट के साथ जो है वो लिथोस्फीयर बनाता है। उस क्रस्ट, और क्रस्ट का भी हिस्सा सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड होता है, तो ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? लिथोस्फीयर। ओके। और जो कोर होता है, अपर कोर, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब जब हम एक परत से दूसरी परत में जाते हैं तो जो परतों का डिवीज़न होता है वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता पाई जाती है। यानी जब एक परत से दूसरी परत में जाएंगे तो डेंसिटी परिवर्तित हो जाती है, जिससे
इसका पता हमको भूगर्भिक तरंगों से चलता है। भूगर्भिक तरंगे डेंसिटी बदल जाने पे उनके वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो जब हम क्रस्ट से मेंटल में जाएंगे तो उनकी वेग में परिवर्तन हो जाएगा, और उसी तरीके से मेंटल से जब कोर में जाएंगे तो उनके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रस्ट और कोर है, इनके जाने पर बीच में हमको क्या मिलती है? असंबद्धता। यानी क्रस्ट से जब हम कहाँ जाएंगे? मेंटल में, तो हमें एक असंबद्धता मिलेगी, और मेंटल से जब हम कोर में जाएंगे तो फिर हमें एक असंबद्धता मिलेगी। इस असंबद्धता का क्या नाम है, जरा देखते हैं। क्रस्ट से जब मेंटल में जाएंगे तो जो असंबद्धता मिलेगी उसको हम कहते हैं मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। और जब मेंटल से कोर में जाएंगे तो जो असंबद्धता मिलेगी उसको हम कहेंगे गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये मोहो है और ये गुटेनबर्ग है। अब क्रस्ट भी दो तरीके का होता है। हमने पढ़ा क्रस्ट क्या है? दो तरीके का है, एक अपर क्रस्ट है और एक लोअर क्रस्ट है। और मेंटल भी दो लेयरों में विभाजित है, एक अपर मेंटल है और एक लोअर मेंटल है। तो क्रस्ट दो में है, मेंटल भी क्या है? दो में है, और कोर भी क्या है? दो लेयरों में विभाजित है। क्रस्ट जो है वो ऊपरी क्रस्ट और फिर निचला क्रस्ट। उसी तरीके से मेंटल भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल में है। और कोर भी अपर कोर और लोअर कोर में विभाजित है। तो यहाँ पर भी असंबद्धता पाई जाएगी। यहाँ पे कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? यहाँ पे भी हम असंबद्धता को अलग अलग नाम देते हैं कि कौन सी असंबद्धता पाई जाएगी। जैसे क्रस्ट में जो असंबद्धता पाई जाती है उस असंबद्धता का नाम है, क्रस्ट की जो असंबद्धता है उस असंबद्धता का नाम है यहाँ पर ऊपरी और निचले क्रस्ट के बीच में, इस असंबद्धता का नाम है कोनार्ड। कोनार्ड या कोनराड। कोनराड असंबद्धता। उसी तरीके से मेंटल, अपर और लोअर मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाएगी, जो अलग करेगी जो लेयर इन दोनों को, उसको हम कहेंगे रेपटी। और रेपटी असंबद्धता। और उसी तरीके से कोर में अपर कोर और लोअर कोर के बीच में जो असंबद्धता पाई जाएगी उस असंबद्धता का नाम है लैहमैन असंबद्धता। लैहमैन असंबद्धता। तो इस तरीके से कुल 5 असंबद्धताएं हैं। मोहो और गुटेनबर्ग, और क्रस्ट के बीच में कोनार्ड, मेंटल के बीच में रेपटी और कोर के बीच में लैहमैन असंबद्धता। जो क्रस्ट होता है, इस क्रस्ट में मुख्यतः जो कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं वो पाया जाता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसलिए इसको सियाल परत भी कहते हैं। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा परत भी कहते हैं। और कोर में निकिल और आयरन पाया जाता है, इसलिए इसको नीफे परत भी कहते हैं। अब जरा देखते हैं कि जो क्रस्ट का होता है वो पूरी तरीके से सॉलिड होता है, और जो मेंटल होता है वो मेंटल जो है वो ऊपरी हिस्सा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि कोर जो होता है वो कोर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से लिक्विड होता है। मेंटल का निचली हिस्सा सेमी सॉलिड होता है, ऊपरी हिस्सा तो सॉलिड होता है। ऊपरी हिस्सा मेंटल का और क्रस्ट ये दोनों मिलाकर लिथोस्फीयर कहलाते हैं, और जो मेंटल का निचला हिस्सा होता है उसको स्थिनोस्फीयर कहते हैं, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। और इसी के ऊपर लिथोस्फीयर की जो चट्टानें हैं वो इधर उधर टहलती रहती हैं या मूव करती रहती हैं।